हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान का अध्याय 1 जिसमें है जीवों का विकास। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात और, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आप लोग को पूरी वीडियो की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो सीरीज़ आने वाली है विज्ञान का अध्याय 1 से लेकर के अध्याय लास्ट तक का पूरा आप लोग को इसका वीडियो मिलने वाला है, वो भी रिटर्न फॉर्म में, एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मिलने वाला है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आप लोग उसका बेनिफिट उठा पाए और आपको आपके लिए ये एग्ज़ाम में बेनिफिशियल हो, आप इसको एग्ज़ाम में कर। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का पहला टॉपिक है जीवों का विकास। ये क्या है, पार्ट का नाम भी है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझ गए तो समझो पार्ट का हम लोग ओवरव्यू समझ गए। तो चलो देखते हैं जीवों का विकास क्या होता है। जीवों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को ही जैव विकास से जीवों का विकास कहते हैं। ठीक है, क्रमिक परिवर्तन, ये वर्ड को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्रमिक परिवर्तन पे ही पूरा डिपेंड है आप लोग का इसका आंसर, है ना। तो क्रमिक परिवर्तन मतलब होता है क्रमागत, बारी बारी से, है ना। तो उसी परिवर्तन को ही क्या बोला जाता है, जैव विकास कहते हैं। जैसे कि जीव पहले छोटे पाए जाते थे, अब वो जीव बड़े पाए जाते हैं, और कई जीव पहले बड़े पाए जाते थे लेकिन अभी छोटे पाए जाते। तो एक क्रमागत परिवर्तन हो रहा है ना। जनसंख्या पहले ज़्यादा पाया जाता था बट अब उसका कम पा रहा है। ये इस टाइप के परिवर्तन को ही जीवों का विकास कहते हैं। क्लियर है। अगला है आपके बुक से देख रहे हैं हम लोग, पूरा का पूरा टॉपिक बुक से कवर होगा। ये बुक का शॉर्ट फॉर्म है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो इसको आप लोग नोट भी करते चलिए। अगला टॉपिक है बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव, इसमें बीगल का सफ़र क्या है, बीगल एक जहाज का नाम है। बीगल एक जहाज का नाम है। ये कब हुआ था, 27 दिसंबर 1831 से 2 अक्टूबर 1836 तक हुआ था। इनमें सफ़र कौन किया था, बीगल का सफ़र डार्विन ने किया, इसलिए इसमें डार्विन का अनुभव टॉपिक में ही दे दिया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हुआ ये सफ़र, एक जहाज है, कहाँ किस में चला, पानी जहाज है, पानी पे चला है। तो इंग्लैंड से लेकर के दक्षिण अमेरिका तक चला है ये सफ़र। क्यों 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 किया गया सफ़र, कोई ना कोई तो कारण होगा ना, वैसे घूमने के लिए तो नहीं करेंगे। तो उसमें एक रीज़न था, डार्विन ने उसको सफ़र किया जीवों को विकास को समझने के लिए, जैव विविधता को समझने के लिए, उनकी आवाज़ को समझने के लिए, वो रहते कहाँ एक्चुअल में, उसकी खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कौन से जीव को कौन सा जीव खाते हैं, कौन सा जीव किस पे निर्भर रहते हैं, इन सब की खोज के लिए ही ये सफ़र किया गया था, बीगल का सफ़र। ये बीगल का सफ़र बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बीगल के सफ़र से ही पूरा का डार्विन का सिद्धांत आया है, पूरा का पूरा पार्ट कवर हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे हैं, बीगल के सफ़र के बाद आ जाता है डार्विन का अवलोकन। क्योंकि बीगल में सफ़र किया, फिर डार्विन ने तो कुछ तो वहाँ से देखे होंगे, उन सबको नोट किया इन्होंने, कौन, डार्विन ने। तो सबसे पहले प्रमुख काम किया उन्होंने, विशालकाय रिछ का जीवाश्म को संग्रहित किया। विशालकाय रिछ का जीवाश्म को संग्रहित किया, जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है विशालकाय रिछ का जीवाश्म। अगला काम किया है उन्होंने, समुद्री जीवों में अद्भुत खाद्य श्रृंखला को देखा। पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने समुद्री जीवों की खाद्य श्रृंखला को देखा और समझा कि कौन से जीव किस पे निर्भर रहते हैं। हम लोग जानते हैं ना, छोटे कीड़े मछली को खाते हैं, मछली सार्प, मछलियों को सार्प खाते हैं, ऐसे कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड रहता है। तो उन्हीं सब की खोज, उन्हीं सब का अवलोकन कौन किए हैं, डार्विन ने किया है। कब, बीगल की सफ़र में। अगला है उष्णकटिबंधीय जंगलों के जीवों के प्रकार एवं उनके आवास। अब देखो, उष्णकटिबंधीय जंगल है तो वहाँ किस प्रकार के कैसा कैसा जीव पाया जाता है, उनका रहने का जगह कैसा होता है, इन सब का भी अवलोकन डार्विन ने ही किया है। अगला उन्हीं किया है बीगल के सफ़र में ही, दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों पर समुद्री जीवों का जीवाश्म पाया। ये देखो, ये समझने वाली बात है क्योंकि पहाड़ों पर समुद्र जीव का जीवाश्म कैसे मिल सकता है, ये सोचने वाली बात है ना। तो देखो, इससे ये निष्कर्ष निकाला था कि यहाँ कुछ समय बाढ़ आया रहा होगा जिससे जल स्तर बढ़ गया होगा, ये हो सकता है ना। ऐसा अवलोकन किया है डार्विन ने। फिर अगला है, विशाल का विलुप्त स्तनधारियों सरीसृपों से पता चला। अब उन्होंने उसी बीगल की सफ़र में क्या देखा, स्तनधारी सरीसृप देखा।
इन सब से उनको पता चला कि पहले जो जीव पाया जाता था और अभी जो जीव पाया जाता है उनमें कुछ ना कुछ समानताएं होती है और कुछ ना कुछ विभिन्नता होती है। जाहिर सी बात है, पहले वो जो जीव उपस्थित रहा होगा, मान के चलो पहले डायनासोर था, तो अभी उनका कुछ ना कुछ अंश है जो उसका आकार बदल गया है, उसका परिभाषा बदल गया है, मतलब वो पहले बड़े पाए जाते थे अब छोटे पाए जाते हैं, विलुप्ति हो गया है उसका इस तरीक़ा से। और कोई जीव पहले बड़े पाए जाते थे अब वो छोटे पाए जा रहे हैं। इस तरीक़ा से समानता है, साथ ही साथ विभिन्नता भी है, ये बोल रहा है। ये है डार्विन का अवलोकन। इसको आप लोग अच्छे से कर लो, क्योंकि इस पार्ट के लिए हम लोग को 4 मार्क्स के लिए कंप्लीट तैयारी करना है। ठीक, अगला टॉपिक है गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन का विशेष अवलोकन। आप लोग बुक पर भी सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरा दिया है, पेज बाय पेज लिखा हुआ है। उन्हीं टॉपिक के ये शॉर्ट नोट है, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम में इसी को लिखना है। आप पूरे बुक को तो याद नहीं कर सकते, इसको थोड़ा याद करते समझते हुए चलिए। तो गलापागोस के द्वीप समूह पर डार्विन ने क्या क्या देखा? वहाँ गोहेटा जैसा एक जीव देखा जो कि 60 से 100 सेंटीमीटर की लंबाई थी उनकी, और दूसरा देखा हंस जैसा बूबी नामक पक्षी जो कि 70 से 90 सेंटीमीटर का था। दूसरा देखा कैट्स जो कि 600 से 700 सेंटीमीटर। अगला देखे फिंच जो कि है 10 से 20 सेंटीमीटर, और कछुआ 120 से 150 सेंटीमीटर तक की था, जिसे आप लोग इन डायग्राम के माध्यम से देख सकते बारी बारी से नंबर बाय नंबर। क्लियर है? अगला टॉपिक है हम लोग का, आप लोग की बुक पर भी ये सब देखते चलिए, ठीक है? बुक ओपन करके रखिए, इन सबको नोट भी करते चलिए। शॉर्ट नोट है, और मैं बताता हूँ कि आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? डिस्क्रिप्शन से, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं, अभी नोट नहीं करना चाहते, तो अभी सिर्फ समझिए और बाद में इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को इसका लिंक मिल जाएगा। पूरा हैंड रिटन नोट है कंप्लीट। आप लोग इसी से भी तैयारी करें तो आप लोग का पूरा असाइनमेंट भी कंप्लीट बन जाएगा, और साथ ही साथ एग्ज़ाम के लिए आप लोग भी तैयारी कर देंगे, क्योंकि ये नोट बुक का भी रेफरेंस है और आपका परीक्षा बोर्ड पढ़ते हो ना उसका भी, उन दोनों का ये रेफरेंस नोट है, दोनों को मिला करके ये नोट बनाया गया है। तो इसका आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और तैयारी कीजिए। अगला टॉपिक है चयन और विकास, जिसको चयन को बोला जाता है सिलेक्शन। समझ लेते हैं चयन क्या होता है। जीवों के लक्षणों में होने वाले परिवर्तन। अब लक्षण मतलब नस्ल बोलते हैं ना, आप लोग सुने होंगे कि ये अलग नस्ल का जीव है, ये अलग नस्ल का है। फलों को बोला जाता है ये अलग किस्म का है, ये अलग किस्म का है, बोला जाता है ना, ये तो आप लोग सुने ही होंगे। तो उन्हीं लक्षणों को परिवर्तन करते हैं ना, उससे ही हम लोग चयन बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। इज दैट क्लियर? फिर देख लेते हैं चयन का प्रकार। चयन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ये प्राकृतिक चयन और कृत्रिम चयन। इसका इंग्लिश नेम भी आप लोग देखते ही चलिए, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहला होता है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन किसको बोलेंगे? अब हम लोग जानते हैं जो प्रकृति के द्वारा चयन होगा उसको प्राकृतिक चयन बोलेंगे। अब जैसे कि मनुष्यों में प्राकृतिक चयन होता है, जैसे कि कहीं के जगह के हिसाब से होता है, प्रकृति के हिसाब से। कहीं के लोग छोटे होते, बौने होते, गोले, ठीक है? कहीं के लोग कैसा होते हैं, कहीं के लोग एकदम स्वस्थ है, एकदम उन लोग का बहुत ख़राब रहता है स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग। और नस्ल भी उन लोग का अलग अलग रहता है। मनुष्यों में भी अलग अलग टाइप से पाया जाता है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस रहता है ना सब में। उसी तरह जानवरों में भी, पक्षियों में, ये सब प्राकृतिक चयन होता है। क्लियर? एक्चुअल में मनुष्यों में भी नस्ल परिवर्तन किया जा सकता है, बट ये हमारे यहाँ इलीगल है, इसलिए इसको नहीं किया जाता। क्लियर है? आगे देखते हैं कृत्रिम चयन। मनुष्यों के द्वारा होने वाले चयन की प्रक्रिया को कृत्रिम चयन कहते हैं। ये कृत्रिम चयन किसमें कहते हैं? हाइब्रिडीकरण का प्रोसेस है, याद रखना। चयन प्रक्रिया मतलब हाइब्रिड बनाने का प्रोसेस। आप इस तरीक़ा से भी इसको एक याद रख सकते हैं। धान, गेहूँ, फल, सब्जी, इन सब में भी क्या किया जाता है? कृत्रिम चयन किया जाता है। अब अगला आ जाता है हम लोग का मेन टॉपिक इस वाले चैप्टर से, विकास का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत बना कैसे? याद रखना, जितना भी अवलोकन हुआ है, जितना भी सिद्धांत बना है, सब इस वाले पार्ट में डार्विन ने दिया है। और कैसे में निकाला उन्होंने बीगल का सफ़र किया है। आप लोग को पता है बीगल का सफ़र कब हुआ, क्यों किया, सब मैं पढ़ा चुका हूँ, उसको आप लोग नोट करते चलिए, ठीक है? तो देखते हैं किसने किया विकास का सिद्धांत, किसने दिया है?
चार्ल्स डार्विन ने। ये शॉर्ट्स नोट है ना, आप लोग को बस याद करना है और मिक्स करके पूरा को मिला के लिखना है सबको। किसने किया? विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने किया। कौन से पुस्तक से लिया है? अब देखो, अवलोकन जितने भी करते गए उनको एक बुक में लिखा है उन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने। कौन सा बुक में? पुस्तक क्या का नाम क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इस बुक का नाम भी आप लोग याद रखिए, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, अब देखो सिद्धांत क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये सिद्धांत है कि पहला, जीवों में विविधता पाई जाती है, मतलब हर एक जीव में अलग अलग विभिन्नताएं होती है। अपना जीव का अलग अलग कैटेगरी होता है, उनका आवास अलग होता है, खाद्य श्रृंखला अलग होती है। इस तरीके से जीवों में क्या ही पाई जाती है? विविधता पाई जाती है। पहला सिद्धांत ये है। दूसरा, विश्व में प्रजातियों की रचना मौजूद प्रजातियों से हुई है। मतलब इसका मतलब समझो, कोई प्रजाति तभी अभी है जब उसका कोई ना कोई पूर्वज क्या रहा होगा, पहले उपस्थित है, तभी वो आज उपस्थित है। इस बात को समझाना चाह रहे हैं ये दूसरा सिद्धांत से। तीसरा सिद्धांत ये बोलते हैं जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से हुई है। मतलब जितने भी जीव है उनका कोई एक सेंटर पॉइंट है, एक ही पूर्वज है, ये समझाना चाह रहे हैं इस सिद्धांत से। अगला सिद्धांत है जीवों में पाए जाने वाली विभिन्नताएं अनुवांशिक होती है। ठीक है, जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती है वो क्या होती है? अनुवांशिक होती है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला है प्रजातियों की आबादी में बदलाव होता है। ये भी एक सिद्धांत, प्रजातियों की आबादी में बदलाव होता है तभी क्या होता है? जीवों का विकास होता है। क्योंकि अगर आबादी बदलना नहीं, किसी का कम नहीं हुआ, किसी का ज़्यादा नहीं हुआ, तो जीवों का विकास पॉसिबल नहीं है। ये भी एक प्रमुख सिद्धांत है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिए। क्लियर है? ये है, इसका 4 मार्क्स के लिए आ चुका है, तो इसको आप लोग अच्छे से करके रखिए। अगला टॉपिक है अनुकूलन। किसी जीवों के अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। मतलब बोलते हैं ना, आप कंफर्टेबल तो होना बोलते हैं, वैसे ही अगर कोई जीव अपने आवास में क्या हो जाते हैं? पूरी तरीके से ढल जाते हैं, मतलब उनको रास आ जाएगा वो जगह, उनको वहाँ पर्याप्त साधन प्रसाधन सब मिलने लग जाएगा, जितने रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब हो जाता है, मतलब वहाँ आवास में ढल जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप लोग 2 मार्क्स के लिए याद करके रखिए, तैयारी करके रखिए। फिर उसके बाद है समजात अंग। समजात अंग किसको बोलते हैं उसको आप लोग अच्छे से करिए, क्योंकि ये भी आता है 4 मार्क्स के लिए। समजात अंग क्या होता है? जंतु तथा जीवों के वे अंग जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं लेकिन अलग अलग कार्य के कारण बाह्य रूप से अलग दिखाई देते हैं, उसे ही समजात अंग कहते हैं। क्लियर है? मतलब देखो, उत्पत्ति में समानता रखते हैं लेकिन बाह्य रूप से अलग दिखाई देता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समजात अंग बोलते हैं। उसी तरह आप लोग का अगला टॉपिक याद रखना है, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं। ठीक है, समवृत्ति अंग किसे कहते हैं, इसको आप लोग को तैयारी करके रखना है। तो देखते हैं किसको बोलते हैं समवृत्ति अंग। जीवों के उन अंगों तथा संरचनाओं जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न होते हैं। देखो, इसमें दोनों रचना तथा उत्पत्ति दोनों में भिन्न होते हैं, उसको ही समवृत्ति अंग कहते हैं। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अंगों तथा संरचनाओं जो रचना तथा उत्पत्ति दोनों में भिन्न होते हैं। क्लियर है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समवृत्ति अंग कहते हैं। और अगला है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, अवशेषी अंग। तो देख लेते हैं इसको। जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जिनका पूर्व में उपयोग नहीं होता था, मतलब पहले उसका हम लोग कोई उपयोग नहीं होते थे, जीवों में उसका कोई उपयोग नहीं था, बट अभी उसका उपयोग होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग। क्लियर है? तीनों, समजात अंग, समवृत्ति अंग, अवशेषी अंग, ये तीनों एक्सटर्नल टॉपिक हैं, मतलब इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप लोग को अच्छे से कर लेना है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे।